आज हम बात करने वाले सेलों के संयोजन के बारे में। हाँ देखना, सबसे पहले समझो कि सेलों के संयोजन की आवश्यकता क्या पड़ी। देखो जैसे कि हम आपका क्या बना लेते हैं, इस प्रकार का एक परिपथ बना लेते हैं। ये क्या हो गया, इस प्रकार का आपका परिपथ, ये हो गया आपका आंतरिक प्रतिरोध। हमेशा जब भी हम आंतरिक प्रतिरोध को बनाएंगे और आपका परिपथ बनाएंगे तो हमें जो बैटरी है ना आपकी, उसके पास ही बनाना है आपका आंतरिक प्रतिरोध। या इसे सेल भी कह सकते हैं ऐसा। और इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुंजी भी लगा दिए और इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपका बल्ब भी लगा दिए। अब हम देख रहे हैं कि जो बैटरी है वो कितना विभवांतर दे रही है, हमें 35 वोल्ट का विभवांतर दे रही है। कितने का दे रही है, 35 वोल्ट का। लेकिन हमें प्राप्त करना है 50 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें क्या करेंगे, कुछ विशेष क्रम में संयोजित करेंगे। हम और एक बैटरी लाएंगे, क्या करेंगे, हम इसी प्रकार की और एक बैटरी लगाएंगे और इस बैटरी को या तो हम ऐसे जोड़ देंगे या हम ऐसे जोड़ देंगे, या तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जैसा कि अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पर हम संयोजन क्यों करते हैं, ताकि हमें यदि अधिक विभवांतर प्राप्त करना हो। अधिक विभवांतर प्राप्त करेंगे तो अधिक धारा प्राप्त होगी। तो अधिक धारा प्राप्त करने के लिए हम सेलों को कुछ विशेष क्रम में जोड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम सेलों का संयोजन कहते हैं। अब देखो सेलों का संयोजन मुख्यतः ना 3 प्रकार से करते हैं। पहला करते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा करते हैं हम समांतर क्रम संयोजन और तीसरा होता है आपका मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम का मतलब होता है कि उसमें श्रेणी क्रम भी होगा और समांतर क्रम भी होगा। हाँ, तो आज की वीडियो में हम केवल बात करने वाले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। हाँ देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, ऑब्वियस बात आप जान चुके होंगे, जैसे संधारित्र में एक के बाद एक, प्रतिरोध में एक के बाद एक, तो यहाँ पर भी वैसे होगा, एक के बाद एक श्रेणी क्रम में। तो देखो क्या है, मैं मान लेता हूँ ये हो गई आपकी, यहाँ से ये हो गई आपकी पहली बैटरी और ये हो गया इसका आंतरिक प्रतिरोध। ये हो गई इसकी दूसरी बैटरी और ये हो गया इसका आंतरिक प्रतिरोध। अभी यहाँ मैं केवल 3 सेल को जोड़ रहा हूँ और ये हो गया आपका तीसरी बैटरी या तीसरा सेल और ये हो गया इसका आंतरिक प्रतिरोध। इस प्रकार से जोड़ लिया। अब मैं इन्हें क्या कर लेता हूँ, एक इस प्रकार से जोड़ लेता हूँ, या इन्हें नहीं जोड़ता क्योंकि अपने आप में पर्याप्त है। तो इस प्रकार से मैं आपके 3 सेलों को जोड़ देता हूँ जिनका एक आंतरिक प्रतिरोध है। हाँ, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो मैं कितना मान लेता हूँ, आपका E1 है। इसका जो इस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, आपका E2 है। और इस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, आपका E3 है। हाँ, ये क्या है आपका बेसिकली आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध नहीं। बाह्य प्रतिरोध तो कभी बैटरी के बाजू में नहीं रहता, वो हमेशा बैटरी के ऊपर रहता है। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध। तो ये इसे इसका आंतरिक प्रतिरोध मैं मान लेता हूं कितना, R1 है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R2 है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, R3 है। इतनी बात समझ में आती है। हाँ, अब देखना, मैं मान लेता हूँ कि ये जो दोनों सेल है, मतलब कि ये जो आपका एक सेल है वो A और B बिंदुओं के बीच स्थित है और ये वाला जो सेल है वो B और C बिंदुओं के बीच में स्थित है और ये वाला जो सेल है वो C और D बिंदुओं के बीच में स्थित है। दो अलग अलग बिंदुओं के बीच में तीनों ही सेल क्या है, स्थित है। अब देखो, अब हमें देखना है यहाँ से I का मान और V का मान। हमेशा याद रखना, जब भी आपका रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी और रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा नहीं बदलेगी। तो बताओ, ये जो तीनों ही सेल है वो क्या है, मतलब सीधे ही है, एक के बाद एक ही, मतलब रास्ता नहीं चेंज हो रहा है, तो आपकी धारा का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो जो आपकी धारा का मान, यदि यहाँ से I बहती है तो यहाँ से भी I बहेगी और यहाँ से भी आपकी I ही बहेगी। अब मैं क्या करता था, हमेशा I को इस प्रकार से दिखाता था। इस बार मैं ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा याद रखना, जो की धारा होती है ना वो हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है। तो ये हो गया आपका धनात्मक टर्मिनल, ये हो गया ऋणात्मक टर्मिनल, ये हो गया धनात्मक टर्मिनल ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक। तो बताओ, हमेशा धारा कहां से निकलती, प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो देखो वही तो रहा है, प्लस से निकली है, यहाँ से भी प्लस से निकली है, यहाँ से प्लस से निकली है, ऐसा। तो धारा का मान क्या होगा, तीनों में सेम होगा क्योंकि रास्ते क्या है, समान है। लेकिन अब हम बात करेंगे विभवांतर की। तो देखो, यदि आपका क्या बदलता है, बिंदु बदलते हैं तो आपका क्या परिवर्तित होता है, विभवांतर। तो देखो, ये वाले सेल का जो विभवांतर है वो कितना मान लेते हैं, V1, इसका V2 और इसका V3। अब मैंने अलग अलग क्यों माना, क्योंकि ये तीनों ही सेल, ये सेल A और B बिंदु के बीच में स्थित है, ये सेल B और C के बीच में, और ये वाला सेल किसके बीच में, C और D के बीच में है। तो इसका मान बिंदु अलग अलग होने के कारण इनके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो भी क्या है, आपका अलग अलग है।
तो यहाँ से V1 भी अलग होगा, V2 भी अलग होगा, V3 भी अलग होगा। अब हम इसका क्या बनाएंगे, आपका तुल्य परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तुल्य परिपथ। जैसे 8 घंटे में 8 मजदूर किसी एक काम करते हैं और वही काम को 8 घंटे में एक मजदूर कर लेता है, तो हम उस एक मजदूर को 8 मजदूर के क्या कहेंगे, तुल्य कहेंगे। वैसे ही यदि इन तीनों सेल को काम एक ऐसा सेल कर दे तो उसे क्या कहेंगे, इन सब का तुल्य सेल कहेंगे। तो मैं मान लेता हूं इन सभी के तुल्य एक सेल है जो कि आपका क्या है, आपका सेल है जो कि क्या है, ये है। और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, आपका E तुल्य है। और इसके बाद में क्या होगा, आपका आंतरिक प्रतिरोध होगा जो कि क्या होगा, आपका R तुल्य होगा। अब इन तीनों के तुल्य आपका कौन सा सेल है, ये वाला सेल है। ये तीनों सेल किन बिंदु के बीच में स्थित है, ए और डी बिंदु के बीच में स्थित है। तो ये भी किन बिंदु के बीच में स्थित होगा, बिंदु ए और बिंदु डी के बीच में स्थित होगा। इन तीनों सेलों में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आपकी आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें से भी कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई धारा प्रवाहित होगी। इसे हम ऐसे दिखाएंगे आई, पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा निकालना है। उसके बाद हम यदि बात करें विभवांतर की, तो देखो एक ही बिंदु के बीच में स्थित है, तो इसे हम क्या कर देंगे, विभवांतर V ही कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, तुल्य परिपथ बना लिया। अब यहाँ से आप एक बात गौर कर सकते हो कि V का जो मान है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। ये वाला जो V1 है उसका मान V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। हाँ, तो बेसिकली हमें V का मान निकालना है, V1 का मान निकालना है, V2 का मान निकालना है, V3 का मान निकालना है। अब हमने एक संबंध पढ़े थे आपका, उस संबंध की आवश्यकता पड़ेगी। जो आपका E रहता है वो किसके बराबर रहता है, V प्लस I इंटू स्मॉल r, इसके बराबर रहता है। अब यदि यहाँ से मैं V का फॉर्मूला निकालूं तो क्या करूंगा, इस प्लस आई आर को इधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका E प्लस का आई आर इधर आएगा तो माइनस का I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू V। तो V का मान क्या आ गया आपका, E माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू V। ये होता है आपका बेसिकली V का मान, और इसी फॉर्मूले का उपयोग हमें यहाँ पर करना है। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम करेंगे आपके फर्स्ट सेल के लिए। किसके लिए करेंगे, फर्स्ट के लिए करेंगे। हाँ, तो देखो पहले सेल के लिए जो आपका E का मान है वो कितना आपका E1 है, माइनस धारा का मान कितना है IE है, आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है R1 है। और वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके V1 के। मैं यही वाला संबंध इस सेल में भी लगाऊंगा, इस सेल में भी, इस सेल में भी और इस सेल में भी लगाऊंगा। तो मैंने जो फर्स्ट सेल में लगाया तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस I इंटू R1 क्योंकि धारा का मान समान है इज इक्वल टू V1। उसी प्रकार से यदि मैं सेकंड के लिए लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका E2 माइनस I इंटू R2 इज इक्वल टू V2। धारा का मान समान है, बस विभवांतर अलग अलग है। यदि मैं तीसरे के लिए लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका E3 माइनस I इंटू R3 इज इक्वल टू V3 हो जाएगा, क्योंकि आपका धारा का मान वही है, बस विभवांतर अलग है और आपके विद्युत वाहक बल का मान कितना है E3 है। हाँ, अब मैं लगाऊंगा इस तुल्य के लिए, किसके लिए लगाऊंगा, तुल्य परिपथ के लिए लगाऊंगा, तुल्य परिपथ के लिए। तो कितना हो जाएगा आपका E का मान कितना है, E तुल्य है, E का मान E तुल्य है माइनस I तो जैसे कि वैसे R का मान कितना है R तुल्य है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके V के बराबर हो जाएगा। इसे हम क्या कह सकते हैं, आपका V तुल्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, V तुल्य भी कह सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली यहाँ से मुझे किस किस का मान ज्ञात हो गया, आपके V1 का मान ज्ञात हो गया, V2 का मान ज्ञात हो गया, V3 का मान ज्ञात हो गया और आपके V तुल्य का भी मान ज्ञात हो गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इन चारों के मान कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से एक संबंध आएगा, वही संबंध क्या होगा, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का अभिष्ट संबंध होगा। तो देखना अब हम मान को यहाँ पर पुट करते हैं, तो क्या होगा, देखो आपके V तुल्य का मान कितना दिया इसमें, E तुल्य बड़ा दिया नहीं, हमने निकाल लिया माइनस I इंटू R3। यह है V का मान कितना है, E तुल्य माइनस I R तुल्य, इसे हमने यहाँ कर दिए। उसके बाद क्या आएगा आपका V1 का मान कितना है आपका E1 माइनस I इंटू R1 प्लस यदि मैं बात करूं आपके V2 की, तो V2 का मान कितना है E2 माइनस I इंटू R2 प्लस यदि मैं बात करूं V3 की, तो मान कितना है आपका E3 माइनस I इंटू R3 है इतना। तो मानो को बस मैंने क्या किया, पुट किया। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा आपको ऑब्जर्वेशन करना है। उसके पहले हम क्या करते हैं, ये E1 ये भी प्लस की राशि, E2 ये भी प्लस की राशि, E3 ये प्लस की राशि, तो इन्हें मैं एक साथ लिखूंगा और माइनस वाली राशियों को एक साथ लिखूंगा। तो देखना क्या हो जाएगा आपका E तुल्य
माइनस आई आर तुल्य बराबर E1, पहले मैं प्लस वगैरह से लिख लेता हूँ, E2 प्लस E3। ये हो गया, इन्हें मैं एक साथ लिख लिया, E1 प्लस E2 प्लस E3। उसके बाद मैं माइनस आई इंटू R1 माइनस आई इंटू R2 माइनस आई इंटू R3, माइनस वाली वैल्यू को एक साथ लिखता हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका E तुल्य माइनस आई इंटू R तुल्य बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। अब मैं इन सब में से क्या कॉमन लेता हूँ, माइनस, और क्या कॉमन लेता हूँ, आई कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बच जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाएगा, यदि मैं माइनस आई को कॉमन ले लेता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ से थोड़ा सा गौर करना, देखो यहाँ पर भी आपका माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया आपका माइनस आ गया। यहाँ पर आपका यदि आई है तो यहाँ पर भी क्या आ गया आपका आई आ गया। बस चीज क्या बदली है कि जो ई तुल्य है वो किसके बराबर आ रहा है, E1 प्लस E2 प्लस E3 के। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जो आपका ई तुल्य होता है वो किसके बराबर होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 के। क्योंकि देखो ई तुल्य इसके बराबर है, बाकी माइनस आई यहाँ पर भी आ रहा है, माइनस आई यहाँ पर भी आ रहा है। और मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका आर तुल्य है वो क्या होता है, आपके R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। ये तो हमने कितने सेलों के लिए देखे, 3 सेलों के लिए। यदि आपके 4 सेल हो तो क्या आ जाएगा आपका E4 भी आ जाएगा और आपका R4 भी आ जाएगा। और यदि कितने सेल हो आपके n सेल हो तो ये कहां तक बढ़ जाएगा, आपके Rn तक बढ़ जाएगा, और ये भी कहां तक बढ़ जाएगा, आपके En तक बढ़ जाएगा। मतलब कि जब हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो जो आपके विद्युत वाहक तुल्य विद्युत वाहक बल का मान आता है वो सभी सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के क्या आता है, बराबर आता है। और जो आंतरिक तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है वो सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के योग के मान के क्या होता है, बराबर होता है।